हेलो एवरीवन। आज हम जो पढ़ेंगे वो नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन। लेकिन इससे पहले आपको थोड़ा सा कोरिलेशन के बारे में पहले पता होना चाहिए, जो हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था। कोरिलेशन जस्ट टू कोरिलेट बिटवीन द टू डेटास, दो डेटास को आपस में जोड़ने की वहां पे वो थ्योरी थी। अब यहाँ पे क्या होना है कि वी स्टडी इन द कोरिलेशन थ्योरी द रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कैसे टू वेरिएबल्स होते थे, लाइक डिमांड एंड सप्लाई, या आप कह दीजिए एज ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ, बट इन डेली लाइफ। लेकिन हमारे जो रोज सामने बातें आती हैं वो इतनी आसान नहीं होती कि सिर्फ एक वेरिएबल सिर्फ दूसरे ही वेरिएबल पे डिपेंड करे, कि वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन मोर। ऐसा होता है डेली लाइफ में कि एक वेरिएबल डिपेंड्स मोर देन वन वेरिएबल। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही वेरिएबल पे करता हो, बहुत सारे वेरिएबल पे करता है। बहुत आसानी से कहिए कि आपके एग्जाम में नंबर कितने आते हैं ये बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। पहली बात तो सबसे पहली यह है कि आपने पूरे साल कितना पढ़ा। दूसरे, एग्जाम के दिन आपका सब ठीक रहे, तबीयत सही रहे, बातें सब सही रहे, तो और आप बिना टेंशन के, कोई आपके दिमाग पे टेंशन ना हो और आप कॉलेज पहुंच जाएं। दूसरे ये होगा कि कॉपी कैसे चेक होती है, इस बात पर डिपेंड करते हैं। या फिर तीसरी बात ये कि होती भी है चेक या नहीं होती है तो इन सारी बातों पे, बहुत सारी बातों पे डिपेंड कर, और फिर आखिर में मार्कशीट बनते टाइम नंबर आपके करेक्टली उसके ऊपर टाइप हो जाएं। पता चला आपके 71 हैं, वो घूम के 17 हो गए, तो क्या होगा। तो ये इतने सारे वेरिएबल, ये तो 2-3 वेरिएबल हमने करे, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। सो इन प्रैक्टिस वी फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 3 या उससे भी ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे यील्ड ऑफ क्रॉप, किस फसल का उगना किस बात पे डिपेंड करेगा, लाइक फर्टिलाइजर पे, टेम्परेचर कितना था, बारिश कितनी हुई, और भी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। पता चले दूसरे के गाय भैंस घुस गए हमारे खेत में और खा गए सब, तो क्या होगा। या आजकल टिड्डी दल आया हुआ है, वो आ गया तो क्या होगा। तो यील्ड ऑफ क्रॉप इतने सारी चीजों पे डिपेंड करता है। अब परफॉर्मेंस ऑफ ए कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर कैसे चल रहा है, सबसे पहले तो कहिए उसमें प्रोसेसर क्या लगा है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कैसी है, क्या वो एसएसडी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या आपकी वही है घूमने वाली जो पुरानी एचटीटी होती थी, ये भी। और फिर मदरबोर्ड कैसा है, यही तो बहुत सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो एक या दो पे नहीं कहिए, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बस मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन क्या होता है, इनके बीच में 3 या 3 से ज्यादा। अब 3 क्यों कह रहे हैं, देखिए एक तो हो गया आपका x1 और एक x2, अगर दो होते तो x1 x2 पे डिपेंड करता है, जो हमने पिछले में पढ़ा। लेकिन यहाँ पे एक और आ गया x3, तो यहाँ पे 3 हो, इसलिए यहाँ पे भी ये वर्ड बोला गया था, फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन 3 और मोर वेरिएबल्स। 3 या उससे ज्यादा। देखिए कोई कहे 2 की क्यों नहीं बात करते, 2 होते x1 और x2 तो हम x1 का कोरिलेशन x2 से निकाल लेते, तो 2 वेरिएबल। लेकिन कहिए नहीं, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं और x1 इन 2 पे अगर डिपेंड करता है तो यहाँ पे 3 तो कम से कम होने ही चाहिए मल्टीपल कोरिलेशन के लिए। 2 वेरिएबल्स अगर सिर्फ हैं तब तो सिंपल कोरिलेशन है, तीसरा वेरिएबल या उससे ज्यादा ऐड हो जाते हैं तब आप उसको मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। अब पहले मल्टीपल की बात करिए। मल्टीपल क्या होगा, सपोज वी हैव अ वेरिएबल x1 which is influenced by the several variable x2, x3 and x4। जैसे ऊपर बताया कि performance of the computer is denoted by x1, और वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, इतने सारे वेरिएबल्स पे। तो here x1 is called the dependent variable and the other are called the independent variable। Now हमें अब क्या निकाला, we have to find the combined effect of the variable x1, x2, x3 and so on x1। It is called multiple correlation। बस मल्टीपल कोरिलेशन यही होता है कि आप x1 को मतलब आपको इफेक्ट निकालना है x1 के ऊपर किस किस का, x2 का, x3 एंड सो ऑन। द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और इसके जो सफिक्स होते हैं वो डिटेल बताते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। जैसे ये लिखा हुआ आ जाए R2.31 या ये आ जाए R1.32। हियर द नंबर बिफोर द डॉट रिप्रेजेंट द डिपेंडेंट वेरिएबल के, यहाँ पे x1 इस वाले में R1.32 में x1 जो है वो आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, x3 और x2 के ऊपर। तो x2 और x3 इस केस में इंडिपेंडेंट है, और इस वाले केस में जो लिखा हुआ है आपका R2.31 तो 2 जो है वो डिपेंडेंट है। कि x2 कैसे डिपेंड करता है, इसका मतलब x3 और x1 पे। कि x2 कैसे डिपेंड करता है x3, तो डॉट से पहले जो वेरिएबल होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं और जो डॉट के बाद होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देखा नहीं है, द एंड द नंबर आफ्टर द डॉट रिप्रेजेंट द
ये ऑप्शन नहीं है, डिपेंड रिप्रेजेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज R2.31 में शोज मल्टीपल कोरिलेशन कोफिशिएंट किसका, x2 का, किस पे जो डिपेंडेंट है और किसके ऊपर x3 और x1 जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये याद रखिएगा R2.31 और R2.13 ये सेम होते हैं। तो आपने बस अब तक कुछ खास नहीं पढ़ा, आपने कहा 2 से ज्यादा अगर वेरिएबल होंगे तो उनमें आपस में जो भी कोरिलेशन होता है वो मल्टीपल कोरिलेशन कहलाएगा, और इसको हम कैपिटल आर से शो करते हैं। और कैपिटल आर के नीचे जो वैल्यूज लिखी होती हैं, जैसे R1.23, तो R1 जो है वो x1 के लिए है जो डिपेंडेंट है, और जो x2 और x3 पर डिपेंड करता है। और 1.23 लिखो या 1.32 लिखो, वो एक ही बात होती है। अब आइए आप पार्शियल कोरिलेशन पे। दिस इज सिंपल कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल। ये वही कोरिलेशन है जो आपने पहले पढ़ा था, दो के बीच में ही होगा ये, लेकिन बाकी और जो वेरिएबल्स हैं उनके इफेक्ट्स को एलिमिनेट या नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। कहता है सपोज वी हैव ए परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट x1, ठीक है, x1 आपकी परफॉर्मेंस है, और स्टडी आपने जितनी कॉलेज में करी वो x2 है, जितनी आपने स्टडी एपेक्स में करी वो x3 है। नाउ फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन x1 एंड x2, कि आपके कैसी परफॉर्मेंस हुई इस बात पे कि आपने कॉलेज में कितना पढ़ा था। कीपिंग x3 मतलब आपने एपेक्स में क्या पढ़ा उसको आप कांस्टेंट कर दीजिए, यही क्या कहलाएगा, पार्शियल कोरिलेशन कहलाएगा x1 और x2 में कीपिंग x3 कांस्टेंट। उल्टा भी कह सकते थे कि आपकी परफॉर्मेंस x3 किसके ऊपर, एपेक्स में पढ़ने पे कितनी हुई, तो वो कोरिलेशन कहलाएगा x1 और x3 में, और आपने x2 को वहां पे कांस्टेंट कर दिया। भाई इसी को पार्शियल कहते हैं कि बाकी को कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये 3 ही नहीं 50 भी होते वेरिएबल, तो बस, और इसमें एक और कर दीजिए x4, अभी आपकी पढ़ाई हुई कॉलेज में x2, एपेक्स में हुई x3, चौथा एक और डालिए x4, कहिए हमने कितना व्हाट्सएप चलाया, और x5 डालिए कितना हमने फेसबुक चलाया, और इसमें 6 डालिए कितने हम बर्थडे पार्टीज में गए, उनका भी तो इफेक्ट आपकी पढ़ाई पे पड़ता है। लेकिन आप कहिए ना मैं तो बस x1 और x3 को कोरिलेट करूंगा आपस में, तो वो पार्शियल कोरिलेशन हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे मैं कांस्टेंट कर दूंगा, तो बस इसी को पार्शियल कोरिलेशन कहते हैं। अब आगे ये देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R1.3a। तो इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ वेरिएबल 1 और 2 ही आपस में कोरिलेट हो रहे हैं, डॉट के बाद जितने भी आगे लिखे हुए हैं वो सारे के सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और उन सब को आपने उनके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर दिया। सुना, कहता है इंडिपेंडेंट, कहते हैं फिर से पढ़ लीजिए, द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल कोरिलेशन डिनोटेड बाय R12.3456 एंड सो ऑन, व्हिच शोस पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x2 रिटन बिफोर डॉट एंड अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल x3 x4 एंड सो ऑन रिटन आफ्टर डॉट। जो डॉट से पहले हैं वो कोरिलेट हो रहे हैं और बाद में सब कांस्टेंट। तो सो इन अवर एग्जांपल जो आपने ऊपर लिखा था वहां पे हमने सिर्फ आपकी पढ़ाई को कॉलेज की पढ़ाई से रिलेट किया, तो 1 2 हो गया, और एपेक्स की पढ़ाई को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो डॉट करिए अलग अलग। तो ये कोई बस जो भी था आपने पढ़ा, यही कॉन्सेप्ट है इसका, मल्टीपल एंड पार्शियल कोरिलेशन का। लेकिन शर्त यह है कि आपको कोरिलेशन का चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। तो अब हम आगे पढ़ते हैं मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन। कहता है यहाँ पे फॉर मोर देन 2 वेरिएबल लाइक x1 x2 x3 वी हैव रिग्रेशन प्लेन्स इंस्टेड ऑफ रिग्रेशन लाइन। पिछले चैप्टर में रिग्रेशन लाइंस पढ़ लेते, याद है आपको, याद होना पड़ेगा, आपने याद करा होगा अब तक, लेकिन 3 वेरिएबल में लाइन नहीं प्लेन बनती है, तो यहाँ रिग्रेशन प्लेन की बात करिए। तो अब रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 ऑन x2 x3 विद द हेल्प ऑफ दिस प्लेन वी कैन फाइंड रिग्रेशन प्लेन क्या लाएगा x1 का x2 x3 पे। अभी इसकी इक्वेशन दिखाएंगे और इसकी हेल्प से हम क्या निकाल पाएंगे, x1 की वैल्यू करस्पॉन्डिंग टू x2 x3। सिमिलरली हम बाकी 2 प्लेन्स के बारे में भी बात कर सकते हैं कि x2 ऑन x1 x3 या x3 ऑन x1 एंड x2। खैर ये तो सब बातें हुई, अब मेन पढ़ाई यहां से शुरू होती, मेन ही है सब ये जो भी चल रहा है। अब यूल नोटेशन या इन सबको मैथमेटिकली हम कैसे दिखाते हैं, और इसी हम क्वेश्चन में या इसी एक्सप्रेशन में हम इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन भी निकाल लेंगे। सारा आपको तैयार करना है, रिग्रेशन प्लेन की इक्वेशन आ जाए तो ये आपको यही लिख कर आना है, यूल्स नोटेशन आ जाए कि लिखिए पार्शियल कोरिलेशन का और मल्टीपल का क्या होता है, या मैथमेटिकल आएगा कि डिफाइन पार्शियल एंड मल्टीपल कोरिलेशन विद देयर मैथमेटिकल नोटेशन, तो भी यही लिख कर आना है, सब में यही लिखना है। कहता है लेट वी हैव ए डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग 3 वेरिएबल x1 x2 x3, 3 वेरिएबल मान लीजिए कैपिटल, और x1 x2 x3 be their respective deviation from their mean। ये
मतलब 3 वेरिएबल्स हैं आपके पास x1 x2 x3 और उन वेरिएबल्स में भाई ये जो हैं आपके किसी डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल्स हैं। शुरू की बातें याद करें तो उसमें हम मीन निकालने करते, आपने उसका मीन निकाल लिया x1 x2 और x3 पे बाल लगा लिए और स्मॉल x1 x2 x3 क्या हो गया, ये उनके रेस्पेक्टिव डेविएशन। अब मैं डेविएशन समझाऊं और मीन समझाऊं उसमें हम बहुत अलग चले जाएंगे, वो आपको पता होना चाहिए। अब मैं थोड़े से एग्जाम्पल से बताऊं, जैसे 9 10 और 11 का मीन भी 10 आएगा और आप कह दीजिए 9 10 ऐसे 3 गिनतियां और ले लीजिए, जैसे 0 10 और 20, इनका मीन भी आपका 10 आएगा। लेकिन 9 10 11 में डेविएशन जो है वैल्यू से सिर्फ +1 और -1 होगा और 0 10 और 20 में डेविएशन -10 और +10 और -10 होगा। तो एक में डेविएशन बहुत ज्यादा है और एक में डेविएशन बहुत कम है, लेकिन मीन दोनों का 10 है, तो इसी को बट डेविएशन कहते हैं। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस वक्त नहीं बोलना है, वो हम पहले बोल चुके हैं। फिलहाल तो अभी ध्यान दीजिए कि साहब इसका ये मीन है और ये इनके डेविएशन है x1 x2 x3। देन इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन ऑफ x1 एंड x1 ऑन x2 x3 हम ऐसे लिख सकते हैं। ये रिमेंबर है, इसको याद करिए, यही यूज के नोटेशन है। a1 प्लस ये और यहाँ पे b1 2.3 और b1 ये पार्शियल रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये पिछले चैप्टर में पढ़े थे, एंड a इज ए कांस्टेंट। Let us suppose that variable are measured from their respective mean। अगर हमने मीन से ही सबको नाम दिया तो इनके एक्सपेक्टेशन 0 आते हैं। एक्सपेक्टेशन इसके बाद सिर्फ इस चैप्टर के 3 चैप्टर रह जाएंगे, उसमें से एक एक्सपेक्टेशन भी। हमें इनको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है तो खैर एक्सपेक्टेशन हम वहां पढ़ेंगे, उसका यूज पहले ही होता है। लेकिन जब आप एमएससी में पढ़ेंगे स्टेप, तो ये वाले चैप्टर जो है रिग्रेशन और को ये बाद में आते हैं, पहले एक्सपेक्टेशन का चैप्टर आता है। याद रखिएगा मेरी ये बात, जब आप पढ़ेंगे एमएससी में तो मैं आपको फिर बताऊंगा। फिलहाल अब वो खैर EX1 0 होगा जब मीन से मेजर होता है, तो ये याद रखिएगा। अब आप इक्वेशन 1 पे एक्सपेक्टेशन लगा दीजिए, तो EX1 यहाँ लगेगा, EA यहाँ लगेगा, सब पे लगते चला जाएगा E पूरी इक्वेशन के ऊपर। E सिर्फ x1 x2 पे ही काम करता है, बाकी पे नहीं करेगा, तो E यहाँ काम नहीं करेगा। EX1 पे काम करेगा, EX2 पे और EX3 पे। तो EX1 भी 0, E यहाँ लगेगा तो कांस्टेंट छोड़ के अंदर अप्लाई होगा, तो EX2 0, ये भी प्रॉपर्टी होती है एक्सपेक्टेशन की, और EX3 भी 0। तो इस प्रकार ये टर्म, ये वाला टर्म 0, E लगाने पर ये भी 0, ये भी 0, और आपको सिर्फ A बचेगा खाली, वो बाकी 3 पे E लग गया तो वो 0 हो गए, तो A बराबर 0 हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन लगाने से ये 3 वैल्यूज x1 x2 x3 तीनों 0 होंगी और A बराबर 0 आए। A की वैल्यू आप वापस 0 में, A बराबर 0 वापस इक्वेशन 1 में रख दीजिए, तो इक्वेशन 1 जो है वो कुल मिला के ऐसे रिड्यूस हो जाती है। तो यही इक्वेशन ऑफ रिग्रेशन प्लेन है x1 की x2 x3 के ऊपर। बस अब लड़ाई इतनी रह गई कि आप व्हाट इज b12.3 और b13.2 है। चलिए खैर देखते हैं। अब आप कहिए मैं एक टर्म लिखता हूं, लेट अस राइट E1.23 ऐसे, यही चीज को x1 की जगह पे ना ये लिख दिया ऐसे करके। क्या कहता है, विच इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1। जस्ट अ मिनट, ठीक, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है x1 की, किसके ऊपर, x2 और x3 के ऊपर। तो ये तो एक्सपेक्टेड थी, ये आपकी ऑब्जर्व है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जिसे एरर बोलेंगे या रेसिडुअल कहेंगे। यही सेम बातें हमने पिछले चैप्टर में भी करी थी कि एक एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है और एक ऑब्जर्व वैल्यू होती है। तो ये ऑब्जर्व, एक एक्सपेक्टेड, इन दोनों का डिफरेंस ही रेसिड्यू कहलाता है या एरर कहलाता है। ये बड़ी खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। और इस टर्म को लेट अस डिनोटेड बाय x1.23 से आप डिनोट कर। सो रेसिड्यू इन x1, जब x2 और x3 गिवन होंगे, ये रेसिड्यू की वैल्यू आ गई, या E1.23 की जो वैल्यू है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये एक ही बात है, ये याद रखिएगा। अच्छा, these notations are due to यूल, और ये सब यूल ने बताए थे जो आपने यहाँ पढ़ा। बस ये एक्सपेक्टेशन जो है ये यूल ने नहीं बताया, ये तो पुराना एक टूल है जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, आपके आगे आएगा। और जब एक्सपेक्टेशन इस पे लगाएंगे तो कांस्टेंट्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं लगता है, सिर्फ x1 x2 पर ही लगेगा, इनको छोड़ दिया जाता है। ये हम वहां पढ़ेंगे अभी 1-2 चैप्टर के बाद। फिलहाल ये आ गया। अब These notations are due to यूल, इन्हीं को यूल के द्वारा बताए गए नोटेशंस के अंदर। अब इसमें जो ये सबस्क्रिप्ट में लगा है, डॉट से पहले जो चीज है वो प्राइमरी कहलाती है, और डॉट के भाई प्राइमरी इसलिए क्योंकि आप x1 का ही रिग्रेशन प्लेन की बातें कर रहे हैं, और बाकी बाद वाले जो हैं वो सेकेंडरी। ये सिमिलरली करके हम और भी लिख सकते थे, जैसे ये x1 का x2 x3 पे निकाला, कोई कह रहा है x2 का बताइए x1 x3 पे,
तो वो घुमाते चले जाएंगे। खैर वो हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अब हमें क्या डिटरमाइन करना है, आपको भी बताया कि मुझे ये निकालने हैं b12.3 और b13.2। हम इसके लिए लीस्ट स्क्वायर का मेथड यूज करेंगे। लीस्ट स्क्वायर का मेथड क्या होता है, ये जो एरर आई है यहाँ पे, हम इसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू और जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो लगभग बराबर हो जाए। तो बस इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ही मेथड कहलाता है। तो ये इसकी वैल्यू डाल दीजिए, ये लिखी हुई है इक्वेशन 5 में, ये डाली, और e1.23 की वैल्यू भी इक्वेशन 4 में है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या होता है कि इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर कर देंगे। तो पहले आप इसको b12.3 के रेस्पेक्ट में करिए तो 2 बाहर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन में किसी का भी नहीं होगा, सिर्फ b12.3 का होगा, वो 1 हो जाएगा, माइनस x2 बचेगा और बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। और जब मैं करूंगा 13.2 के बीच में तो माइनस x3 बचेगा। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं सीखने को बैठे हैं यहाँ पे, ये आएगा। तो यही क्या कहलाती थी, नॉर्मल इक्वेशंस कहलाती थी। ये चैप्टर तो आपका न्यूमेरिकल के पेपर में भी है, वहां पे भी आपने तैयार किया होगा, पढ़िए इसको जिसने नहीं पढ़ा है। अब नॉर्मल इक्वेशंस क्या हुई, बस हम इसको 0 कर देंगे। 2 स्टेप इसमें कम कर दिए, तो 2 नहीं लिखा और माइनस भी गायब कर दिया। x3 या ये x2 जो है यहाँ पे, ये शुरू में लिख दिया है x2 और इसमें x3। अब सिंस इस पूरी वैल्यू को हम ये बोलते हैं, तो इसलिए इसकी जगह पे ये x13.2 आप शायद भूल भी गए होंगे, ये लिखा तो है x1.23 इक्वेशन 5 से, आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए। तो ये 7 की जो 2 इक्वेशंस थी वो ऐसे बन गई। नाउ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, दो वेरिएबल x1 और x2 के बीच में, हमने कभी ऐसे पढ़ा था पिछले चैप्टर में, याद करिए, वहां पे खाली r लिखा था। अब यहाँ पे वेरिएबल ज्यादा होते हैं तो x1 भी, x2 भी, x3 भी। अभी x1 और x3 लिखते तो r13 लिख देते, अभी x1 x2 है तो 12। ये फार्मूला आपको याद रखना था, बटे में इसमें ये आ जाएगा सिग्मा, ऐसे करके। कोवेरियंस में एक और आता था माइनस x1 स्क्वायर और x2 स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वो सिग्मा x बार और x1 बार और x2 बार, लेकिन ये क्योंकि अपने मीन से यहाँ पे इनको मेजर किया जा रहा है, तभी तो एक्सपेक्टेशन भी 0 आए थे। तो जब मीन से मेजर करेंगे, तो जब आप मीन से करते हैं तो जब आप उनका सिग्मा x1 निकालेंगे, यहाँ पे सिग्मा x1 और सिग्मा x2 और आएंगे, लेकिन जब आप सिग्मा x1 निकालेंगे और सिग्मा x2 तो वो आपके 0 होंगे जब मीन से। क्योंकि आप, मैंने कहा ना, जैसे 10, 20, 30 आप कहीं पे लिख लें कि मेरे पास आप ये हैं 3 वैल्यूज और इनका 10, 20, 30, मीन कितना आएगा 20, और आप 20 घटा दे तो -10, 0 और 10। जब आप इसका सिग्मा x निकालेंगे, मतलब मीन से डेविएशन के बाद, तो वैल्यू 0 आती है। तो कोवेरियंस में एक टर्म और होता था आगे, सिग्मा x1 और सिग्मा x2, वो 0 है यहाँ। तो इस प्रकार आप सिग्मा x1 x2 निकाल लीजिए, इतने के बराबर आ जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सिमिलरली अभी मैं x1 और x1 के बीच में निकालूंगा, तो यहाँ पे भी x1 और यहाँ पे भी x1 कर दूंगा, तो ये करने पर सिग्मा x1 स्क्वायर आ जाएगा, ये n आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा r11। लेकिन कोरिलेशन अपने ही साथ हमेशा 1 होता है, तो r11 या r22 या r33 ये ऑलवेज 1 होते हैं। तो इससे यहाँ पे जरा भी नहीं आपको डरना है। तो बस यहाँ पे 1 1 कर दूं तो n और सिग्मा 1 का ही स्क्वायर हो जाएगा, दोनों 1 1 हो जाएंगे, तो स्क्वायर r11 1 होता है। x2 कर दूं तो सिग्मा 2 का स्क्वायर, 2 और 3 तो 1 को 2 और 2 को 3, तो यहाँ पे भी 2 3 और ये 2 3, ये ऐसे 1 3 और x3 का स्क्वायर, ये हमने ऐसे लिख लिया। अब इन सारी वैल्यूज को इक्वेशन 7 में सब्स्टिट्यूट कर दें। 7 में लिखते टाइम कई सारे काम किए हैं। सबसे पहले सिग्मा x1 x2 मिलेगा, तो x1 x2 ये है वैल्यू, तो ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। n तो आप ये लिखा नहीं, सभी में n आएगा, डिवाइड कर दिया। दूसरा आएगा यहाँ पे 7 को देखिए, x2 का स्क्वायर, तो b12.3 ऐसे ही रहेगा, x2 के स्क्वायर में n सिग्मा 2 स्क्वायर, तो n डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे तीसरे वाले में सिग्मा x2 x3 अंदर चला जाएगा, ये है x2 x3, तो n r23 सिग्मा 2 सिग्मा 3, n से तीनों को डिवाइड कर। ऐसी 7 की दूसरी इक्वेशन में आप इसको लिख लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इन इक्वेशंस को ऐसे लिख लें, b1, क्योंकि हमें निकालने तो b है, तो हम b वालों को पहले लिख लेंगे, उसके बाद में अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे। अब ये सॉल्व का प्रोसीजर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इस सॉल्यूशन से पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, मैंने आपको 3D में कभी पढ़ाया होगा कि इस प्रकार अगर ये दो इक्वेशन है, x1 x2 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 के नीचे क्या लिखूंगा, क्या ये x1 के जो नीचे लिखा जाएगा वो a2 b3, याद आया आपको, a2 b3 माइनस a3 b2, हमेशा उसके आगे का देखते हैं। ऐसे x2 के आगे क्या देखेंगे, a3 b1, ये
माइनस B3A1 और A3 के नीचे A1B2 माइनस A2B। आप 6 7 में पढ़ते हैं, आपको ये सब आना चाहिए और नहीं आया तो अभी रटिए इसको। अब x1 के नीचे जो लिखा मैं इसको डिटरमिनेंट में बना सकता हूँ, मगर मैंने यहां से नहीं बनाया। आप दोबारा ही इसे देखिए इसी लाइन से कि मैं इसको कैसे बनाया। मैंने x1 छुपाया ये सबसे पहले, और इसके साथ जो A2B2 है और A3B3 वो लिख दिया है। फिर मैंने x2 वाला एक कॉलम को छुपाया, x2 के आगे क्या है A3B3 पहले कॉलम में और शुरू वाला A1B1 यहाँ पे, और फिर 1 के नीचे A1B2 और A2B2, A1B1 नीचे और ये A2। क्रैमर्स रूल अगर आप जैसा लगता है माइनस आता था तो वो क्या करते थे, जैसे x2 लिखेंगे ना तो मैं तो हमेशा आगे का कॉलम लिख रहा हूँ, वो हमेशा शुरू से शुरू करते हैं। वो कहते हैं x1 लें तो उसके आगे के ठीक है दोनों, x2 लें तो यहां से लिखिए A1B1 और A3, तो ये करेंगे तो माइनस का साइन लग जाता है। ये मैंने इसलिए लाइन बोली ताकि कोई बच्चा अगर किताब में देख ले तो उन्हें यहाँ में माइनस दिखेगा, तो उन्हें माइनस दिखेगा तो ये A1B1 भी शुरू में लिखा हुआ होगा और A3B3 बाद में। तो बात तो वही है, मैं इसको घुमाऊंगा तो वो माइनस प्लस हो जाएगा। फिलहाल आप एक ही तरीके से याद करें, मैं हमेशा आगे का देखता हूँ, लुक फॉरवर्ड। मैंने हमेशा कहा क्लासरूम में, तो आप हमेशा लुक फॉरवर्ड। तो x1 छुपाएंगे तो आगे के दोनों कॉलम, x2 को लिखेंगे तो A3B3 और ये उसके बाद वाला, और जब 1 के लिए लिखेंगे तो शुरू के। यही बात यहाँ अप्लाई कर दीजिए। जब आप B12.3 लिख रहे हैं तो उसके आगे के कॉलम की वैल्यूज लिखिए। देखिए ये वैल्यू ये लिख दी है और उसके नीचे का सिग्मा 3 स्क्वायर, माइनस के साथ वाली ये वैल्यू ये लिख दी है और उसके नीचे वाला। जब मैं B13.2 लिखूंगा तो उसके आगे की ये वाली वैल्यू ये आ गई है और ये वाली वैल्यू ये आ गई है, और शुरू के दोनों सिग्मा 1 स्क्वायर और ये बड़ी सी वैल्यू यहां लिख दी। फिर जब 1 के लिए लिखूंगा तो तो आपकी ये वैल्यू ये सिग्मा 2 स्क्वायर और ये वाली वैल्यू ये इसके नीचे, और फिर R23 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 3 स्क्वायर। जो मैंने बोला उसको भी देखिए, क्योंकि लिखने में ये जरा बहुत ज्यादा लिखना था तो वियर्ड सा हो गया है। फिर आप b के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये वाला इसके b के नीचे का डिटरमिनेंट यहाँ चला जाएगा और ये वाला नीचे लिख जाएगा। उसके बाद आप ऐसा करेंगे, देखिए मैंने करा क्या, यहाँ सिग्मा 1 और सिग्मा 3 लिखा हुआ। असल में फर्स्ट कॉलम से सिग्मा 3 कॉमन, दूसरे कॉलम से सिग्मा 1 कॉमन, नीचे भी पहले इस फर्स्ट कॉलम से सिग्मा 2 और दूसरे कॉलम से सिग्मा 3, बाकी सब ऐसे लिख दीजिए चाहे कितना ही वियर्ड सा लगा। सिर्फ वैल्यू यहाँ पे कॉमन लेनी थी, पहले से सिग्मा 3 और दूसरे से यहाँ पे सिग्मा 1, नीचे वाले में सिग्मा 2 और सिग्मा, ये कॉमन लेने के बाद अब आप रो देखिए, इन दोनों में सिग्मा 2 है और नीचे सिग्मा 3 है, तो पहली रो से सिग्मा 2 और दूसरे से सिग्मा 3, नीचे वाले में सिग्मा 2 और उस मतलब नीचे डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो में सिग्मा 2 और दूसरे में सिग्मा 3। इतना आसान बन जाएगा, इस दो से ये दो टर्म कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा। अपनी बुक से मत देखिएगा, उनका करने का तरीका अलग है, वो सॉल्व भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट उन्होंने इक्वेशन 9 लिखी हो। जैसे मैंने कहा उसको पढ़िए, बार बार सॉल्व करिए और इसको समझिए जो रेड कलर से ये लिखा हुआ है, और नहीं हो तो मुझे बताइएगा, मैं फिर समझा दूंगा। ये इस तरीके से B12.3 आ जाएगा। अब आप शुरू करेंगे B13.2, इस उसके नीचे लिखे डिटरमिनेंट को सामने ले जाएंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे। ये मैंने नहीं किया होगा, डायरेक्ट लिख दिया है। मुझे डायरेक्ट लिखने में कोई परेशानी नहीं थी, सिर्फ 2 और 3 तो है तो बदल दीजिए 2 और 3 को, जहां 2 दिखे वहां 3 और जहां 3 दिखे वहां 2, तो सिग्मा 2 का देखिए सिग्मा 3 हो गया, ये 1 2 है तो ये 1 3 हो गया, 3 को 2 2 को 3, तो लास्ट वाले को तो बदला, न्यू नहीं बदला क्योंकि R2 3 और 3 2 बराबर होते हैं। ऐसे नीचे सिर्फ जहां जहां 3 थे वहां पे मैंने 2 कर दिया और 2 की जगह पे 3 कर दिया, आप देख लो। अब ये निकाल लिया, अब आप सोच रहे होंगे कि अब आगे क्यों नहीं बढ़ते। हाँ, अब बस इतना सा काम था कि ये सिग्मा 1 2.3 और सिग्मा 3.2 ये हमें कहाँ रखने हैं, ये हमें इक्वेशन नंबर 3 में डाल देने, इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक काम एक्स्ट्रा किया जाता है, क्योंकि ये वैल्यूज जो आपने निकाली है 9 और 10 ये थोड़ी वियर्ड सी हैं, तो इनको आसान बनाया जाता है। तो क्या लिखता है कि पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, लेट अस राइट डेल्टा, इतना बस इसको लिखने का ये तरीका है। डरिए मत, पहले लाइन में लिखेंगे R11 R12 R13, दूसरे में 2 से शुरू होगा तो R21 22 23, तीसरे में 3 से शुरू होगा 31 32 33, लेकिन 11 22 और 33 1 होता है तो इसलिए ये 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए डेल्टा आई जे इसके कोफैक्टर हैं, तो आप सिर्फ डेल्टा 11 निकालिए। जब डेल्टा 11 निकालेंगे तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -1 के ऊपर 1 + 1 लगाएंगे और जो छोड़ने के बाद बचा था वो यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्व करने पर ये आ जाएगा। फिर आप एक 1 2 निकालिए तो उसमें फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे, -1 की पावर 1 + 2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने पर ये टर्म बचेंगे R2 1 3 1 2 3 और 1,
इसको सॉल्व करिए, ऐसे 1 3 निकालिए। बस ये 3 ही निकालिए, क्योंकि अगर आप 9 और 10 को देखें, अब 10 यहाँ लेफ्ट में लिखा हुआ है तो उसी को देख लीजिए। सिग्मा 1 और सिग्मा 3 तो ऐसे ही रहेगा। 10 के जो ऊपर का हिस्सा है वो क्या है, वो डेल्टा 1 3 आप देखो, बस माइनस लगाने पर वो आ जाएगा, और नीचे का हिस्सा डेल्टा 1 1। इसी तरीके से 9th में ये आ जाएगा। अब आप इन दोनों की वैल्यूज को, वही जो मैंने आपको अभी इक्वेशन 3 दिखाया था, वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये सब्स्टिट्यूट किया और इसको पहले सिग्मा 1 से डिवाइड करिए, करने के बाद अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे को डेल्टा 1 1 से। बहुत ही सुंदर सी इक्वेशन आ जाती है। दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x1 ऑन x2 x3। सिमिलरली करके मुझे लिखना चाहिए था कि x2 की x3 पे एंड x1 पे, और फिर x3 का x1 और x2 पे। तो होगा कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज को यहाँ पे बदला जाएगा। खैर वो मैं आगे बदल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आप इतना तैयार करिए और रात तक इसको आज तैयार कर लीजिएगा, शाम तक मैं कल को आपको नया वीडियो भेजता हूँ। ओके।